आज पूरे 12 साल बाद आखिर तन्वी के सब्र का बांध टूट ही गया। वह अपनी 2 साल की बेटी को गोद में उठाए अपना घर छोड़कर निकलने को मजबूर हो गई। घर से सीधे रेलवे स्टेशन जाकर उसने अपने मायके के शहर का टिकट लिया और ट्रेन में चढ़ गई। गुस्से के मारे उसका शरीर उसके बस में नहीं था। बेटी आस्था को सीट पर लिटाकर वह खुद खिड़की से सिर टिकाकर बैठ गई। ट्रेन ज्यों ही स्टेशन छोड़कर आगे बढ़ी, घंटों से रोका हुआ उसका आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और वह अपनी हथेलियों से मुंह छिपाकर रो पड़ी। आसपास के सहयात्रियों की कौतूहल भरी निगाहों का एहसास होते ही उसने अपने आप को संभाला और आंसू पोंछकर खुद को संयत करने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर में वह ऊपर से तो सहज हो गई, पर भीतर का भयंकर तूफान उमड़ता घुमड़ता रहा। आसान नहीं होता है किसी औरत के लिए अपना बसा बसाया घर संसार अपने ही हाथों से बिखेर देना, पर जब अपने ही संसार में सांस लेना मुश्किल हो जाए तो खुली हवा में सांस लेने के लिए बाहर निकलने के अलावा कोई चारा ही नहीं रह जाता। रह रहकर तन्वी की आंखें गीली होती जा रही थीं। सब कुछ भूलना और नई जिंदगी की शुरुआत कर पाना दोनों ही बहुत मुश्किल थे, पर अजीत के साथ पल पल मर मर कर जीना अब उसके बस की बात नहीं रह गई थी। ट्रेन अपनी पूरी गति से भागी जा रही थी और उसी गति से तन्वी के विचार भी चल रहे थे। आगे क्या होगा कुछ पता नहीं था। उसे इस तरह आया देख पता नहीं मायके में सबकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। शादी के बाद अपने पति का घर छोड़कर मायके में लड़की कितने दिन इज्जत से रह पाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अपना तो कुछ नहीं, पर आस्था के उज्जवल भविष्य के लिए उसे जल्दी से जल्दी अपना जीवन व्यवस्थित करना पड़ेगा और अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। तन्वी सोच रही थी कि सब कुछ जानने के बाद शुरू के कुछ दिन तो सबका रवैया सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगात्मक रहेगा, पर धीरे धीरे वह सब पर बोझ बन जाएगी। वहाँ लोग उसे अपने पर बोझ समझें, इससे पहले ही उसे अपने पैरों पर हर हाल में खड़ा हो जाना होगा और अपना एक किराए का घर लेकर अलग रहने का इंतज़ाम करना होगा। नौकरी और पैरों पर खड़े होने की बात दिमाग में आते ही तन्वी का ध्यान फिर से अजीत की तरफ चला गया। शादी से पहले अच्छी भली नौकरी कर रही थी तन्वी, पर अजीत की ही वजह से उसे वह नौकरी छोड़नी पड़ी थी। तन्वी देखने और बात व्यवहार दोनों में ही अजीत से कहीं ज़्यादा अच्छी थी और इसी वजह से ऑफिस से लेकर घर तक हर जगह उसकी तारीफ हुआ करती थी। शुरू में तो इसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ा था अजीत पर, लेकिन शादी के बाद 3 साल के अंदर ही तन्वी को 2 प्रमोशन मिल गए और अजीत को एक भी नहीं। तो धीरे धीरे अजीत के मन की हीन भावना बढ़ती चली गई और उसने अलग अलग बहानों से घर में क्लेश करना शुरू कर दिया। उसका एक ही समाधान वह निकालता था कि तन्वी तुम नौकरी छोड़ दो। हार कर घर की सुख शांति के नाम पर तन्वी ने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। उस समय तो तन्वी को इतना नहीं खला था, पर अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अजीत की याद आते ही तन्वी फिर से असहज होने लगी। उसके द्वारा दी गई मानसिक यंत्रणाएं तन्वी के विचारों को मथने लगीं। तन्वी सोचने लगी, मैं और कितना बर्दाश्त कर सकती थी। बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। घर परिवार की सुख शांति के नाम पर आखिर कोई औरत कब तक अपमान और तिरस्कार के घूंट पीती रह सकती है। सामने वाला किसी को हर पल यह एहसास दिलाता रहे कि हमारे जीवन में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तो क्या साथ रहना आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचाता है। मानसिक यंत्रणाओं को आखिर कब तक मैं घर की सुख शांति और मान मर्यादा के नाम पर सहती और चुप रहती कि कम से कम मेरी चुप्पी से मेरी गृहस्थी तो बची रहेगी। घर का कलह बाहर वालों के सामने तो नहीं आएगा। अजीत को तो किसी की भी परवाह नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे। उसकी दुनिया तो उससे शुरू होकर उस पर ही खत्म हो जाती थी। अपने आप को किसी शहंशाह से कम नहीं समझता था अजीत। अपना अतीत जैसे जैसे तन्वी को याद आता जा रहा था, उसका मन और कसैला हुआ जा रहा था। उसे खुद पर आश्चर्य होता जा रहा था कि आखिर इतने सालों तक वह सब कुछ क्यों और कैसे बर्दाश्त करती रही। उसे लगने लगा कि शायद पति के अत्याचार बर्दाश्त करते रहना पत्नियों की आदत में ही शुमार होता है। औरतों का एक तबका ऐसा होता है जो रोज़ पति के लात घूंसे खाता है। ऐसी औरतें बिरादरी के सामने पति को गालियां देती हैं,
लेकिन सब कुछ भूलकर दूसरे ही दिन पति के साथ हंसती खिलखिलाती नजर आती हैं। दूसरा तबका ऐसा होता है जो पति की एक धौंस भी बर्दाश्त नहीं करता। ऐसी औरतें रातों रात पति के अस्तित्व को ठोकर मारकर अपनी एक अलग दुनिया बसा लेती हैं। औरतों के ये दोनों तबके खुश रहते हैं। सबसे अधिक मजबूर होती हैं संतुलित परिवारों की महिलाएं, जो न तो इतनी सक्षम होती हैं कि रातों रात पति से अलग होकर एक अलग दुनिया बसा सकें, और न ही इतनी आत्मसम्मान विहीन कि पति की जातियों को रात गई बात गई की तर्ज पर भुला सकें। वे तो बस सहती हैं और चुप रहती हैं, कभी पड़ोसियों के कानों तक बात न पहुँचे यह सोचकर, तो कभी बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा यह सोचकर। कभी उन्हें यह भय सताता है कि अगर वे पति का घर छोड़कर मायके चली गईं तो उनकी छोटी बहनों के विवाह में दिक्कतें आएंगी। तो कभी यह डर सताता है कि उनके माता पिता इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त न कर सके। तो पढ़ी लिखी तन्वी भी सुख शांति, मायके की इज्जत और छोटी बहनों के भविष्य के बारे में सोच सोच कर वर्षों तक अजीत की जातियाँ बर्दाश्त करती रही और अपमान के कड़वे घूंट पीकर भी चुप रही। पर अब सब कुछ असहनीय हो गया था। तन्वी को लगने लगा कि अब वह और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अंततः उसे अपना घर छोड़ने जैसा कदम उठाना पड़ गया। अपना अपमान और तिरस्कार तो तन्वी कैसे भी बर्दाश्त कर रही थी, पर आस्था के साथ भी अजीत का वही रवैया उससे बर्दाश्त न हो पाया। कुछ दिन पहले ही आस्था की तबीयत खराब होने पर अजीत का जो व्यवहार था, उसे देखकर भविष्य में अजीत के सुधरने की जो एक छोटी सी उम्मीद थी वह भी जाती रही। उसने सुना था कि बच्चा होने के बाद पति पत्नी में प्यार बढ़ता है, क्योंकि बच्चा दोनों को आपस में बांध देता है। इसी उम्मीद पर उसने 10 वर्ष तक संयम रखा कि शायद पिता बनने के बाद अजीत के अंदर कुछ परिवर्तन आ जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शादी के 10 साल बाद इतनी मुश्किलों से हुई बेटी से भी अजीत का कोई लगाव नहीं झलकता था। आस्था के प्रति अजीत का उस दिन का रवैया सोचकर आज भी तन्वी की आंखें नम हो जाती हैं। उस दिन सुबह जब तन्वी ने आस्था को गोद में उठाया तो उसे ऐसा लगा कि उसका शरीर कुछ गर्म है। थर्मामीटर लगाया तो 102 डिग्री बुखार था। दिसंबर का महीना था और बेमौसम बारिश से गला देने वाली ठंड पड़ रही थी। ऐसे में ऑटो रिक्शा में आस्था को डॉक्टर के पास लेकर जाना तन्वी को ठीक नहीं लगा। अतः उसने ऑफिस फ़ोन करके अजीत को आने को कहा, तो उसने थोड़ी देर में आने के लिए कहा। तन्वी इंतज़ार करती रही थी, पर शाम तक नहीं अजीत आया और नहीं उसका फ़ोन आया। आस्था का बुखार बढ़ता गया और शाम होते होते उसे लूज मोशन के साथ साथ उल्टियाँ भी होने लगीं। घबराकर उसने दोबारा अजीत को फ़ोन किया तो उसने बताया कि वह अपने बॉस के यहाँ बर्थडे पार्टी में है और 2 घंटे में घर पहुँचेगा। तन्वी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि जिसकी बेटी बुखार में तप रही हो, वह उसे डॉक्टर को दिखाने के बजाय बर्थडे पार्टी अटेंड कर रहा है। बाहर का मौसम और आस्था की हालत देखते हुए तन्वी के हाथ पैर ठंडे हो गए और उसकी आंखों से बेबसी के आंसू निकल पड़े। उसने किसी तरह खुद को संयत किया और पड़ोस में रहने वाली अपनी एक सहेली को फ़ोन करके उससे मदद मांगी। संयोग से उसके पति ऑफिस से आ चुके थे। वे अपनी गाड़ी से आस्था और तन्वी को डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ डॉक्टर ने आस्था की हालत देखकर तन्वी को खूब डांट लगाई कि बच्चे को अब तक घर पर रखकर उसकी हालत इतनी बिगाड़ दी। अपने आवेगों पर नियंत्रण रख बुखार में तपती बेसुध आस्था को लेकर जब नन्ही तन्वी घर पहुंची तो घर के बाहर अजीत को खड़ा पाया। हड़बड़ी में ताला लगाकर तन्वी चाबी पड़ोस में देना भूल गई थी। तन्वी को देखते ही अजीत उस पर बरस पड़ा। चाबी देकर नहीं जा सकती थी, घंटे भर से बाहर खड़ा इंतजार कर रहा हूँ मैं। हालांकि अजीत का ऐसा अमानवीय व्यवहार तन्वी के लिए कोई आश्चर्यजनक नहीं था, फिर भी साथ में खड़ी सहेली और उसके पति की वजह से तन्वी का चेहरा अपमान से लाल हो गया। लेकिन उसने अपने सारे संवेगों को दबाते हुए बात को सहज बनाते हुए कहा, आस्था की हालत देखकर मैं इतनी घबरा गई कि हड़बड़ी में चाबी देना याद ही नहीं रहा। बुखार ही तो था, कोई मर तो नहीं रही थी जो सुना रही हो कि हालत बिगड़ रही थी। कहते हुए उसने तन्वी के हाथ से चाबी ली और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। बाहर खड़ी तन्वी की सहेली और उसके पति को धन्यवाद के शब्द कहना तो दूर,
उनकी ओर नज़र उठाकर देखने तक की जहमत नहीं उठाई उसने। अपमान से लाल हुई तन्वी मुंह से कुछ न कह सकी, बस हाथ जोड़कर अपनी डबडबाई आंखों से उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर कर दी। अजीत की अमानवीयता पर आश्चर्यचकित वे दोनों तन्वी को आंखों से ही हौसला बंधाते हुए वहां से चले गए। तन्वी अंदर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अजीत का अगला बाण चल निकला। यारों के साथ ही जाना था तो मुझे फ़ोन करने का नाटक करने की क्या ज़रूरत थी। उस समय तन्वी का मन किया था कि पास पड़ा गुलदस्ता उठाकर अजीत के सिर पर दे मारे, पर आस्था की मम्मी मम्मी की आवाज़ सुन उसने स्वयं को रोक लिया। और तुम जैसा गंदी मानसिकता वाला इंसान इससे ज़्यादा और सोच भी क्या सकता है, कहते हुए स्वयं को आस्था के साथ कमरे में बंद कर लिया। उस रात तन्वी बहुत आहत हुई थी। ऐसा नहीं था कि अजीत ने पहली बार उसके साथ इतना संवेदनहीन व्यवहार किया था, पर इस बार बात केवल तन्वी के दिल को पहुंची चोट तक ही सीमित नहीं थी। बेटी का तिरस्कार और उसके लिए मर तो नहीं रही थी जैसे शब्द, पड़ोसियों का अपमान, पड़ोसियों के सामने उसकी बेइज्जती और फिर उसके चरित्र पर कसा हुआ फिक्रा, सब कुछ एक साथ मिलकर उसके मस्तिष्क में कुलबुलाहट पैदा कर रहा था और सब्र को तार तार कर रहा था। इस तरह का व्यवहार करना इंसान की कायरता की पहली निशानी होती है। कायर इंसान ही अपनी गलती को छिपाने के लिए अनायास दूसरों पर चीखते और चिल्लाते हैं। वे समझते हैं कि चीख और चिल्ला कर अपनी गलती दूसरे पर थोप कर वे सबके सामने निर्दोष सिद्ध हो जाएंगे, पर वे बहुत गलत सोचते हैं। उनके ऐसे व्यवहार से दूसरों के मन में उनके लिए नफरत के अलावा और कुछ उत्पन्न नहीं होता। अजीत ने भी वही किया। उसके समय पर न पहुंचने के लिए उसे तन्वी या कोई और कुछ कह न सके। इससे बचने के लिए उसने पहले ही तन्वी पर आरोपों की झड़ी लगाकर खुद की गलती ढकने की एक तुच्छ कोशिश की। अजीत की बातों से आहत तन्वी की वह सारी रात रोते रोते ही गुजर गई। आसान नहीं था, फिर भी दूसरे दिन सुबह से तन्वी ने सब कुछ भुलाकर सामान्य रूप से दिनचर्या शुरू कर दी, क्योंकि उसे अपने मान सम्मान से ज़्यादा आस्था की चिंता थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी आस्था के कोमल मन पर उसके माता पिता की आपसी तकरार का बुरा असर पड़े। जिस प्रकार गाड़ी का एक पहिया पंचर हो जाए तो गाड़ी सही तरीके से चल तो नहीं सकती, सिर्फ कुछ दूर तक घसीटी जा सकती है। ठीक उसी तरह तन्वी को भी लगने लगा था कि जहाँ तक भी हो सके अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को घसीटते जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। गृहस्थी बचाने के लिए अंतर्मन पर पड़ती चोटों को लगातार अनदेखा करती जा रही तन्वी के मन में खुशहाल जिंदगी का सपना सच होने की एक उम्मीद अचानक जाग गई। जब एक दिन ऑफिस से बड़े अच्छे मूड में आकर अजीत ने तन्वी से कहा कि ऑफिस में लगातार 3 दिनों की छुट्टी पड़ रही है, अतः 2 दिन के फैमिली टूर का प्रोग्राम ऑफिस से बनाया गया है, तुम तैयारी कर लो, शुक्रवार की शाम को चलना है। सुनकर तन्वी को अच्छा लगा। वह सोचने लगी कि ऐसे कार्यक्रमों से थोड़ा मूड भी बदलेगा और दूसरे पतियों को देखकर शायद अजीत के व्यवहार में भी कुछ सुधार हो। पर कुछ भी सुधार हुआ होता तो भला आज तन्वी अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बिखेर कर क्यों निकल पड़ती। शुक्रवार को निश्चित समय से पहले ही तन्वी पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। घर से निकलने से पहले जब उसने आस्था को गोद में उठाया तो उसने देखा कि आस्था ने पॉटी की हुई है। उसने अजीत से 2 मिनट में आने को कहा और आस्था को लेकर बाथरूम की ओर चल पड़ी। इस निकम्मी को सिवाय इसके और कुछ आता भी है। बाथरूम की ओर जाती हुई तन्वी के कान में अजीत का यह वाक्य पड़ा तो दिल किया कि पलटकर इसका करारा जवाब दे, पर अच्छा खासा माहौल वह खराब नहीं करना चाहती थी, अतः वह चुप रही। उसने फटाफट आस्था को साफ किया और उसकी नैपी को कागज़ में लपेटकर डस्टबिन में डाल दिया। आस्था को पैंट पहनाती हुई ही 2 मिनट से कम समय में ही तन्वी बाहर आ गई। बाहर आकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। बाहर न तो ऑटो था और न ही अजीत। तन्वी का सूटकेस गेट के पास पड़ा हुआ था। अजीत तन्वी को छोड़कर चला गया था। आश्चर्य से तन्वी का मुंह खुला का खुला रह गया। अजीत ऐसा भी कर सकता है, उसको यकीन नहीं हो रहा था। अपनी तसल्ली के लिए उसने इधर उधर झांक कर देखा भी, पर उसका क्या फ़ायदा था। उसकी आंखें अपमान और आक्रोश के मिश्रित आंसुओं से झिलमिलाने लगीं।
एक ऐसा आक्रोश जिसे वह न चीख कर व्यक्त कर सकती थी न चिल्ला कर। अपमान की ऐसी अनुभूति जो पल भर में ही पूरा शरीर जला गई। विवेक शून्य सी तन्वी दरवाजे पर ही खड़ी रह गई। उसकी सहेली नीरू को उसके प्रोग्राम की जानकारी थी और वह उसे बाय करने के मकसद से अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसने सब कुछ देखा तो सोच में डूब गई कि ऐसे इंसान के साथ आखिर तन्वी कैसे जीवन बिता रही है। तन्वी की दशा वह अच्छी तरह समझ रही थी, अतः उसका मन बहलाने के लिए उसे अपने घर में चाय पीने के लिए बुला लिया। उस दिन नीरू के सामने तन्वी अपने को रोक न सकी और रो रो कर अपनी सारी पीड़ा बहा दी। उसने कहा, तन्वी, मैं यह अच्छी तरह समझ चुकी हूँ कि अजीत एक कायर और कर्तव्य विमुख आदमी है। वह अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा मुंह छिपाता रहता है और मैं या कोई और उसे कुछ कहे इससे पहले ही वह मुझ पर आरोप मढ़ देता है और माहौल इतना ख़राब कर देता है कि मुख्य मुद्दा ही खत्म हो जाए। मैं उसकी इस कमजोरी को समझ चुकी हूँ और उसके आधार पर खुद को ढालकर जीना शुरू कर दिया था, तो अब उसके अंदर की हीन भावना ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मेरा किया कोई अच्छा काम या किसी के द्वारा की गई मेरी तारीफ वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है और मौके बेमौके जगह जगह पर मुझे अपमानित कर आत्मसंतुष्टि महसूस करता है। मेरे बर्दाश्त की सीमा अब खत्म हो रही है। डर लगता है मैं कहीं कुछ कर न बैठूं। मेरी सहन शक्ति को अजीत मेरी कमजोरी मान बैठा है और दिन ब दिन मेरा जीना हराम किए जा रहा है। नीरू ने तन्वी को बड़े प्यार से समझाया कि घर की सुख शांति बनाए रखना और आस्था को बेहतर परवरिश देना दोनों की जिम्मेदारी उसकी ही है। घर छोड़ देना या कुछ कर बैठना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। वह थोड़ा सब्र करे और किसी दिन अच्छा समय देखकर अजीत से बात करे और उसे बताए कि उसके इस तरह के व्यवहार से न केवल उनकी गृहस्थी पर बुरा असर पड़ रहा है, बल्कि आस्था का कोमल मन भी प्रभावित हो रहा है। घर आकर तन्वी बुरी तरह अपसेट थी। अजीत ने उसके साथ जो किया था उसे सोच सोच कर उसका दिल नफरत से भरता जा रहा था। पर नीरू की कही बात सोचकर उसने एक बार अजीत से बात करके सब कुछ ठीक करने की एक और कोशिश करने का निश्चय किया। अजीत के वापस आने के कुछ ही दिन बाद उनकी शादी की 12वीं सालगिरह थी। तन्वी ने तय किया था कि उस दिन अजीत से बात करके उपहार के बदले उससे उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाने का वादा लेगी। उस दिन वह रोज़ की अपेक्षा जल्दी उठी और अजीत और आस्था के जगने से पहले ही घर का सारा काम यह सोचकर निपटा लिया कि आराम से बैठकर अजीत से अपनी समस्याओं पर चर्चा करेगी। उसने चाय बनाई और अजीत को उठाया। वह मन ही मन सोच रही थी कि किन शब्दों में अजीत को शादी की सालगिरह मुबारक कहे। तभी अजीत उससे अखबार मांग बैठा। अखबार तो अभी नहीं आया है, थोड़ी देर में आएगा। तन्वी के इतना कहते ही अजीत ने चाय का कप दीवार पर दे मारा। कितनी बार कहा है कि पेपर वाले को कहो कि पेपर जल्दी डाला करे। पेपर नहीं आया है तो क्या अपना थोबड़ा दिखाने के लिए उठा कर बैठा दिया मुझे। बधाई देने और अपनी समस्या पर विचार करने के लिए हफ्ता भर सोचे गए उसके सारे शब्द धरे के धरे रह गए। वह पल ही तन्वी के लिए उस घर में अंतिम पल बन गया। पहली बार उसने भी उसके ही शब्दों में उसे जवाब दिया और अपने हाथ में पकड़ा चाय का कप भी जमीन पर दे मारा। आक्रोश से भरी तन्वी ने उसी समय अपने और आस्था के कपड़े सूटकेस में डाले और सोती हुई आस्था को गोद में उठाकर घर से निकल गई। अपने दुखद अतीत को पीछे छोड़कर घर से निकल आई तन्वी रह रहकर अपने उठाए गए कदम और भविष्य को लेकर आशंकित होती जा रही थी। पर जब वह पिछले 12 वर्षों तक पाया तिरस्कार और अपमान याद करती थी तो उसे अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं होता था। उसने मुझे जो मानसिक यंत्रणाएं दी हैं उसकी सज़ा क्या मैं उसे दे सकूंगी। शायद पत्नी और बेटी के बिना उसके जीवन में आया खालीपन ही उसके लिए माकूल सज़ा होगा। अपने पैरों पर खड़े होकर अपना व आस्था का भविष्य संवार पाने की आशा में ही मुझे अपना सुनहरा भविष्य दिखाई दे रहा है। आस्था के माथे पर हाथ रखकर यह सोचते सोचते तन्वी ने आंखें बंद कर लीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।